So students, now we are having another topic that is partnership deed. तो पार्टनरशिप डीड की जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो हमें ये बताया जाता है कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। So here we are having partnership deed. Partnership comes into existence by oral or written agreement. तो यहाँ पर आपको ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट दोनों ही देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये देखो, पार्टनरशिप डीड जरूरी नहीं कि ओरल ही हो, वो रिटर्न भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो रिटर्न हो, ओरल भी हो सकती है। एंड इट इज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। अब देखिए, जैसे कि आप ये मान के चलिए कि आज हमने कोई फर्म स्टार्ट करी पार्टनरशिप में, लेकिन हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में डिस्प्यूट होने लगा, हमारे में लड़ाई झगड़े होने लगे, नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो हम किसको जस्टिफाई करेंगे कि हमारे बीच में क्या बात हुई थी। तो इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी बिजनेस करें या कुछ भी फर्म ओपन करें, तो आपको हमेशा एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाना चाहिए। एंड दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। The details and terms of the partnership are mentioned here. ठीक है, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है और साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड हैज क्लोजेस ऑन द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सब देखने के लिए मिलेंगी, जो भी क्लोजेस होंगे वो सब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द क्लोजेस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। उसमें क्या क्या आ जाएगा आपके पास, नेम्स, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, कितने पार्टनर्स हैं, उनके क्या क्या नाम है और वो क्या कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म के बारे में, फर्म का नाम क्या रखने वाले हम और कहाँ पर ये फर्म लोकेटेड होगी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जहां पर भी हम बिजनेस रन करना चाहते हैं वहां का एड्रेस। ठीक है, दैट इज द एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस इज दैट कि हम किस टाइप का बिजनेस यहाँ पर कैरी करना चाहते हैं, जस्ट लाइक क्लोथिंग बिजनेस या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ पे कमेंसमेंट का मतलब होता है कि हमने कब से पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। ठीक है, तो उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट। नेक्स्ट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमें उसका भी यहाँ पर देखना है। ठीक है, that is the amount of capital to be contributed by each partner, whether the capital account shall be fixed and fluctuating. Fixed and fluctuating का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने आज 1 लाख रुपीस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और आप चाहते हैं कि मेरी कैपिटल 1 लाख ही रहे और जो भी एक्सेस मनी, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं साइड बाय साइड अपने लिए यूज करता रहूंगा, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाता है, फिक्स हो जाती है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मेरी कैपिटल अगर आज 1 लाख है तो कल को 2 लाख हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में 5 लाख हो जाए, तो प्रोग्रेसिव ग्रो करती रहे, तो वो होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही कि फिक्स में आपकी कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगी 10 सालों तक भी। फ्लक्चुएटिंग में हर साल चेंज होते हैं, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, जो हमने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखे हैं उस पर हमें किस रेट से इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, इज टू बी चार्ज, अगर पार्टनरशिप डीड में यहाँ ड्राइंग्स नहीं, यहाँ पर कैपिटल आएगा। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सेम किस रेट से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग्स के ऊपर, अगर पार्टनरशिप डीड में होगा तो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटना है, इक्वली बांटना है या अलग रेशियो रखना है या कैपिटल के बेस पे रखना है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए, किसी भी पार्टनर ने फर्म को क्या दिया, लोन, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। क्यों? क्योंकि देखो, बाहर से जब भी लोन लेंगे तो वो तो देखो फिक्स ही होता है। मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूँ, मैंने अपनी फर्म को लोन दे दिया, तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ही, क्योंकि बाहर से लोगे तो जब भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन मीन्स कि जो पार्टनर काम कर रहे हैं भाई, वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, उनके भी अपने कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो हम हर पार्टनर को कितनी सैलरी देना चाहते हैं, या कोई पार्टनर कमीशन बेस्ड है, जो भी एग्री होगा वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
अगर हम गुडविल की बात करें, क्योंकि देखो फर्म जब स्टार्ट करते हैं उसकी गुडविल कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, हमारी फर्म ग्रो करेगी तो उसकी गुडविल भी बढ़ती जाएगी, तो उसकी वैल्यूएशन निकालना, ठीक है, कि हर टाइम टू टाइम हमें पता होना चाहिए कि उसकी गुडविल की वैल्यू क्या है। हम ऐसा कब कब करते हैं जब कोई पार्टनर आता है, दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर कोई रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। अब देखिए फर्म में तो हर साल एसेट्स की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 10 साल पहले कोई बिल्डिंग खरीदी थी, तो ये जरूरी थोड़ी ना आज भी वो जो 10 साल पहले रेट था आज भी वही होगा, तो हमें हर साल वैल्यूएशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम वो भी यहाँ पर मेंशन करते हैं, द मैनर इन विच द एसेट्स ऑफ द फर्म शैल बी वैल्यूड इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि आप उसको वैल्यू कैसे करेंगे, मतलब कोई फिक्स परसेंटेज होगा या फिर मार्केट के बिहाफ पर हम उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है या फर्म ही बंद करनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे हम उनका अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, ये हम यहाँ पर लिखते हैं कि आप सारा पेमेंट कर देंगे, कैश में करेंगे या फिर चेक से करेंगे या फिर कुछ अलग तरीका होगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। देखो वैसे तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, क्योंकि हर किसी का यही होता है, लेकिन अगर कुछ फर्म चाहते हैं नहीं हम अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, तो वो उसमें मेंशन करा जाता है, जैसे बहुत सी फर्म होते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक अपना अकाउंटिंग पीरियड लेती है। ओके, सो हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर, और जितनी भी हमारे पास एंटिटीज हैं, जो भी हमें यहाँ पर जितनी भी हमें यहाँ पर ITR फाइल आउट करनी होती है, मतलब जो भी टैक्सेस होते हैं वो सब इसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कि आप कहाँ कहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं, कहाँ पर आपकी जरूरत हो गई, कहाँ पर आपके वोटिंग राइट्स चाहिए, ठीक है, तो सारे राइट्स में मेंशन होते हैं। ड्यूटीज में कि आपको क्या क्या काम करना है, जैसे मान लो आपको सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है, तो इसमें ऐसे करके हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि हमने अभी के लिए हमें नहीं पता कि हम आगे सही से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये होता है कि हम हर 3 साल में अपनी पार्टनरशिप को रिन्यू करेंगे। अब जरूरी थोड़ी ना जैसा बिजनेस साथ चल रहा है 3 साल बाद भी ऐसा चले, तो ड्यूरेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेदर इट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड और फॉर अ वेंचर और इट विल, कि मतलब कुछ काम करने के लिए ही हमने सिर्फ पार्टनरशिप बनाई है, जब ये टास्क पूरा हो जाएगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा जो भी हमें बिजनेस मिला है, या फिर जब हमारा मन करेगा तब हम उसको चेंज कर लेंगे, तो इस टाइप से वर्क करता है। नेक्स्ट इज बैंक नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट ऑपरेशंस। ओके, तो बैंक अकाउंट ऑपरेशंस में ये होता है कि जो फर्म का बैंक अकाउंट होगा उसे कौन मैनेज करेगा, सभी इक्वली मैनेज करेंगे या सिर्फ एक पर्सन को ड्यूटी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऑपरेशंस बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और जॉइंटली। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर हम पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है कि पार्टनरशिप जो फर्म है इसको कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं या तो कंटिन्यू कर ले या फर्म को डिसॉल्व कर दें, तो मोस्टली क्या होता है किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्म कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट्स में यहाँ पर आ जाएगा इफ एनी अमंग द पार्टनर्स एंड हाउ दे शैल बी सेटल्ड, अगर किसी भी पार्टनर में कोई भी डिस्प्यूट हो, जैसे मान लो 2 पार्टनर लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे कमीशन ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, मैंने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, तो उनका जो डिस्प्यूट है सेटल किसी भी हाफ पे होगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, जो हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी। अगर उसमें सेटल नहीं होते तो हमें फिर से एक नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे कंटेंट्स जिनके भी हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओके Okay, now here we are having another topic, that is importance of partnership deed. पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस है, देखो सबसे पहली बात ये एक इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर आपके फर्म में कुछ भी होता है, कोई कहता है कि मैंने इतने पैसे लगाए थे, तो वो क्या सबूत रहेगा, भाई देखो ये रहा हमारे पास एग्रीमेंट दैट विच डिफाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। दूसरी चीज क्या है कि एक रिलेशनशिप शो करता है कि पार्टनर्स में क्या क्या चीजों की एक एग्रीमेंट साइन करी गई थी। नेक्स्ट आता है इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स इज यूजफुल बिकॉज
अब रिटर्न पार्टनरशिप डीड होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, खासकर ये तब पता चलता है जब आपकी फॉर्म में डिस्प्यूट आता है। कैसे? इट गवर्न्स द राइट्स, इससे हमें राइट्स पता चलते हैं, ड्यूटीज पता चलती हैं, लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, कि अगर फॉर्म में कुछ भी होता है, फॉर्म बंद करनी पड़ जाती है, तो हर एक पार्टनर के ऊपर कितनी लायबिलिटी आएगी। ठीक है, अब सपोज करो हम तीन पार्टनर्स थे एंड उसने एक ने कहा कि आप दोनों को बस प्रॉफिट और लॉस बेयर करना है, अगर कोई लायबिलिटी कुछ होगा तो वो सब मैं बेयर करूंगा। ठीक है, तो एक इसमें मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में, और जब अब अगर कुछ ऐसा होता है तो सारा लायबिलिटी का जो बोझ है वो इसके ऊपर डाल दिया जाएगा जिसने एग्री करा था। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सब इक्वली बांटेंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्यूट्स अराइजिंग। डिस्प्यूट्स अराइजिंग मीन्स अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो सब जो सेटलमेंट होगा डिस्प्यूट्स के बीच में किसके बिहाफ पे होगा? पार्टनरशिप डीड, जो कि हमारे पास रिटर्न होनी चाहिए एज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अब मान लीजिए सब पार्टनर्स लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी मुझे ये पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, तो लड़ते लड़ते किसी के पास गए, उन्होंने कहा जी भाई साहब आपके पास क्या सबूत है कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, कि आप लोगों के बीच में ऐसा डिसाइड हुआ, तो वो सर देखिए पार्टनरशिप डीड, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका सेटलमेंट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैविंग, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इज इट असेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? तो हमें पता है नहीं, ये जरूरी नहीं है, बट हाँ ये बोला जाता है कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए। इन केस अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो क्या होगा? हमारे पास एक एक्ट होता है, दैट इज प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। तो ये एक्ट वहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि भाई साहब हमने कोई डीड बनाई नहीं थी, तो उसके लिए क्या आता है, भाई साहब हमारे पास कुछ प्रोविजंस हैं जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डील करे जाते हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें प्रोविजंस बताए गए हैं, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये सिर्फ कब माने जाएंगे? जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे मैटर गिवन है और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन गिवन है। ओके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को लेके कोई डिस्प्यूट है और हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। आपने पहले कोई एग्रीमेंट नहीं करा, आपने कितने भी पैसे लगाए, आप कितना भी काम करो, डजंट मैटर, आप सभी को प्रॉफिट क्या मिलेगा? इक्वली मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक ने बोला कि सर देखिए चलो ये बात ठीक है, बट मैंने क्या है, अब फॉर्म में सबसे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, ठीक है, ये तो थोड़ी थोड़ी मेरे सबसे ज्यादा है, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। नो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू द पार्टनर, तो उस बेचारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक बंदा है, ठीक है, एक पार्टनर है जो ड्राइंग्स लेता रहता है, बाकी दो पार्टनर्स नहीं लेते। अब उन्होंने कहा कि सर आप एक काम करिए, चलो आप ये नहीं कर रहे, तो ये जो पर्सन है हमारा थर्ड पार्टनर है, ये सबसे ज्यादा ड्राइंग्स करता है, तो उससे बिजनेस में देखो आउटफ्लो ऑफ कैश तो होता ही है, तो हमें थोड़ा जरूरत भी पड़ती है, पर कोई बात नहीं, पर जो ये पैसे यूज कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हम तो यूज नहीं कर रहे। तो इंडिया पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलेगा? नो, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर, तो आप उस पार्टनर से इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑब्लिक लोन बाय अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर आपको लोन देता है फर्म को, ठीक है, और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सर देखिए मैंने फर्म को लोन दे रखा है, तो फर्म भी तो इसी की है, तो आप हम इसको इंटरेस्ट क्यों दे? तो फिर वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि देखो अगर आप बाहर से भी लोन लेते तब भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो इसलिए कुछ नहीं बोला गया, तो आप इसको कितना इंटरेस्ट दोगे? दैट इज 6% पर एनम के हिसाब से, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है कि देखिए अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप दो, और आपको नहीं भी होता तो भी आपको देना देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये कंपल्शन है, आपको एज अ लोन इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट तब भी देना पड़ेगा जब आपको क्या होंगे? लॉसेस होंगे। ओके, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। मान लो कोई वहां पे पूरे टाइम ऑफिस में वर्क कर रहा है, एक पार्टनर है भाई वो घर पे पड़ा रहता है, तो उनको सैलरी कमीशन कुछ मिलना चाहिए? नो, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है रेम्यूनरेशन जस्ट लाइक सैलरी कमीशन इज नॉट पेड और अलाउड टू एनी पार्टनर, तो आप किसी भी पार्टनर को वो नहीं देंगे। ओके, सो आई होप आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर
होते हैं तो आप क्या करेंगे, नहीं होते तो क्या करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।